राजपूताना में यहाँ की वीर और वीरांगनाओं की त्याग, बलिदान और शौर्य की कहानियां तो हमने बहुत सुनी है, परंतु साथियों यहाँ के वीर और वीरांगनाओं का स्वाभिमान भी उच्च कोटि का रहा है। और ऐसे ही स्वाभिमानी व्यक्तित्व की एक जीती जागती मिसाल है रूठी रानी उमादे। जी हां, मारवाड़ के महाराज राव मालदेव की धर्मपत्नी। राव मालदेव एक ऐसा शासक जिन्होंने अपने जीवन में कुल 52 युद्ध जीते हैं। एक ऐसा शासक जिन्होंने मारवाड़ में सर्वाधिक 58 परगनों पर शासन किया है। एक ऐसा शासक जिसके बारे में फारसी इतिहासकारों को भी लिखना पड़ा है हशमत वाला राजा, अर्थात शक्तिशाली राजा। एक ऐसा शासक जिसके बारे में इतिहासकार फरिश्ता को लिखना पड़ा है तत्कालीन समय का सबसे शक्तिशाली शासक। साथियों, राव मालदेव की इतनी उपलब्धियों के बावजूद, इतनी शौर्य और त्याग के बावजूद मारवाड़ के इतिहास में प्रसिद्ध हुआ तो वो प्रसिद्ध हुआ है रूठी रानी का स्वाभिमानी व्यक्तित्व। आखिर रानी उमादे क्यों रूठी रानी बनी? रानी उमादे आखिर जीवन भर क्यों राव मालदेव से बात न कर सकी, उनकी शक्ल न देख सकी? क्या हुआ था इस घटना में, आइए जानते हैं। साथियों, अगर हम बात करें और हम समझना चाहें राजपूताना के स्वाभिमान को, राजपूतानाओं के पुरुष और महिलाओं के स्वाभिमान को, तो हम इस कहानी में सबसे पहले चलते हैं राव मालदेव पर। राव मालदेव की अगर बात करूं मैं, तो एक ऐसा शासक था, एक ऐसा शासक जिन्होंने तत्कालीन समय में पूरे के पूरे पश्चिमी राजपूताना पर अपना एकाधिकार बनाने का प्लान बनाया। मित्रों, इनके शासनकाल में पश्चिमी राजपूताना में आप चाहे बीकानेर देख लीजिए, आप चाहे जैसलमेर देख लीजिए, पूरा का पूरा क्षेत्र क्षोभग्रस्त था। साथियों, ऐसी स्थिति में राव मालदेव की अगर मैं बात करूं तो राव मालदेव ने जैसलमेर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। जैसलमेर को इन्होंने अपने मारवाड़ क्षेत्र में मिलाने का प्रयास किया। जैसलमेर में जब सारी चीजें ऐसा लगने लगा कि शासन को अब आगे संचालित करना बड़ा मुश्किल है, तो फिर ऐसी स्थिति में राव मालदेव से मिल जाना उन्होंने उचित समझा। तत्कालीन समय में जो जैसलमेर के महाराज थे, तत्कालीन समय में जो जैसलमेर के महाराज थे वो थे राव लूणकरण। राव लूणकरण। साथियों, राव जो लूणकरण था, इस राव लूणकरण ने सबसे बेहतर समझा कि यदि राव मालदेव को रोकना है तो उसके साथ हम लोग वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा राव मालदेव को जैसलमेर पर आक्रमण करने से रोका जा सकता था। और ऐसा ही हुआ। राव लूणकरण की थी एक पुत्री जो थी इसकी, उसका नाम था रानी उमादे। साथियों, राव लूणकरण क्या करता है, राव लूणकरण क्या करता है, अपनी जो पुत्री है रानी उमादे, इस रानी उमादे का जो विवाह है वो विवाह करवा देता है ये किसके साथ? राव मालदेव के साथ। किसके साथ विवाह करवा देता है? राव मालदेव के साथ। अर्थात रानी उमादे का विवाह राव मालदेव के साथ संपन्न करवा दिया जाता है। और इस विवाह के दौरान भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो कि इतिहास में अपने आप में अविस्मरणीय है। साथियों, विवाह होकर और राव मालदेव की जो रानी थी, रानी उमादे, वो अपने ससुराल आ जाती है, मतलब मारवाड़ आ जाती है, जोधपुर आ जाती है। जोधपुर आ जाने पर, इससे पहले एक चीज़ को समझिएगा, हमारे राजपूताना में रजवाड़ा के दौरान एक बहुत सारी प्रथाएं चला करती थी और उनमें से एक प्रथा थी डावरिया प्रथा। मतलब राजा जब अपनी पुत्री का विवाह करता था तो उस पुत्री के साथ में खेलने वाली, उसका मन रखने वाली, उससे बातें करने वाली बहुत सारी सखियां होती थी। आजकल का समय तो था नहीं कि सखियां और साथियों की जगह पर फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप काम चला लें। तो पहले के समय में क्या होता था कि साहब सखियां बहुत सारी रहा करती थी राजमहल में राजकुमारी का ध्यान रखने के लिए। तो राजा क्या करता था, जो ही राजकुमारी का विवाह करता था तो विवाह में दहेज के रूप में वो उन सखियों को भी उनके साथ में विदा कर देता था।
और ये जो सखिया थी ये दासियां बनकर आज जीवन वहां पर रहती थी। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं बता दूं, राजा और रानी से जो संतानें उत्पन्न होती थी वो संतानें राजकुमार कहलाती थी, जबकि आपकी इन दासियों से और राजा से भी संतानें उत्पन्न हुई है, और वो जो संतानें हैं वो पासवान पुत्र और पासवान पुत्रियां कहलाई है इतिहास में। साथियों, वापस मैं मेरी बात पर आता हूं, तो ऐसे ही राव लोनकरण ने जब रानी उमादे का विवाह किया तो उन्होंने दहेज में बहुत सारी दासियां भी, जो मुख्य दासियां थी उमादे की, वो भी उसके साथ में विदा कर दी, और उनमें से एक दासी थी भारमली। याद रखिएगा इस बात को, भारमली। और भारमली बहुत सुंदर दासी थी, मतलब सुंदरता में वो आपकी उमादे को टक्कर देती थी। साथियों, बात आगे बढ़ती है, मारवाड़ वो चले जाते हैं विदा होकर। मारवाड़ में बहुत खुशियों के साथ, बहुत हर्षोल्लास के साथ उमादे का स्वागत किया जाता है। संध्या का समय हो जाता है। संध्या के समय सुहाग रात की बारी आती है, और सुहाग रात के लिए रानी उमादे सज धज कर 16 श्रृंगार करके और अपने कक्ष में राव मालदेव का इंतजार करने लग जाती है। रानी उमादे जो ही राव मालदेव का इंतजार करती है, इंतजार करते करते 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, 1 बजता है, 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, और सुबह हो जाती है। पर राव मालदेव रानी उमादे के कक्ष में नहीं आ पाते। ऐसा बताया जाता है, फारसी इतिहासकारों को पढ़ें तो कि साहब राव जो मालदेव था वो अफीम का बड़ा शौकीन था, और अफीम का नशा वो करता था। साथियों, सुबह की बात है, प्रातःकाल रानी उमादे अपने कक्ष से उठती है, नहा धोकर पूजा स्नान करके और महल में जाने ही लगती है कि एकाएक सामने नजर पड़ती है कि जो राव मालदेव है वो उसकी दासी जो थी भारमली, उस भारमली के कक्ष से बाहर निकल रहे हैं। ये दृश्य जो ही रानी उमादे देखती है और वो सन्न रह जाती है, उसके स्वाभिमान को गहरा आघात लगता है। उसे लगता है मैं इतनी डेडिकेट महिला और मुझे कैसा पुरुष मिला है। साथियों, वो दिन था जब आखिरी बार उन्होंने राव मालदेव की शक्ल देखी थी। उन्होंने उसी समय राव मालदेव को त्याग कर और तुरंत प्रभाव से, अब अपने यहां राजपूताना में एक परंपरा होती थी कि बेटी को विदा करने के बाद वो बेटी रूठ कर पियर नहीं जाया करती थी, तो उन्होंने क्या करती है कि वो अजमेर आ जाती है। और अजमेर जो है वो भी उस समय मारवाड़ के अधीन हुआ करता था। अजमेर में एक दुर्ग था, अजमेरू दुर्ग, जिसको आगे जाकर तारागढ़ दुर्ग कहा जाने लगा था। मारवाड़ के जो मेवाड़ के जो महाराणा थे सांगा के जो पुत्र थे कुंवर पृथ्वीराज अपनी जो रानी थी तारा, उसके नाम पर इस दुर्ग का नाम तारागढ़ उन्होंने कर दिया था। तो तारागढ़ दुर्ग में आकर वो रहने लग जाती है। कौन? रानी उमादे। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। राव मालदेव धीरे धीरे उसको भूल रहा था, रानी उमादे भी चीजों को भूल रही थी धीरे धीरे, और अपना जीवन वो आराम से व्यतीत कर रही थी। इसी घटना के दौरान अब आगे देखिएगा, स्वाभिमान की बात हम लोगों ने की आज इस क्लास में। स्वाभिमान कैसे उसका जागता है और किस तरीके से स्वाभिमान को वो निभाती है रानी उमादे। साथियों, उसी दरमियान क्या होता है कि दिल्ली की केंद्रीय सत्ता पर एक बड़ा परिवर्तन होता है, और दिल्ली की जो केंद्रीय सत्ता है उस पर परिवर्तन ऐसा होता है कि 1540 ईस्वी में हुमायूं को पराजित करके हुमायूं भाग जाता है और वहां पर शेरशाह सूरी का शासन स्थापित हो जाता है। शेरशाह सूरी दिल्ली की सत्ता पर बैठते ही उसकी पहली नजर राजपूताना पर होती है, और राजपूताना में जब वो देखता है तो उसको पता लगता है कि साहब यहाँ तो एक शक्तिशाली शासक है जिसका नाम है राव मालदेव। तो वो योजना बनाना शुरू करता है 1544 ईस्वी में कि साहब कैसे न कैसे करके राव मालदेव को पराजित किया जाए और मारवाड़ पर अधिकार किया जाए। अब वो मारवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाता है, तो सबसे पहले योजना बनाता है कि मैं अजमेर पर आक्रमण करूं। अब पहले गुप्तचर हुआ करते थे, बातें इधर से इधर पहुंच जाया करती थी। तो साहब मारवाड़ के ऊपर जो आक्रमण था, अजमेर पर जो आक्रमण था, इसकी सूचना कैसे न कैसे करके पहुंच जाती है राव मालदेव जी के पास। राव मालदेव जी को पता लगता है कि शेरशाह सूरी अजमेर पर आक्रमण कर रहा है। तो अचानक एकाएक याद आती है, यार वहां तो अपनी जो रानी उमादे है वो रह रही है, और अगर मान लीजिए रानी उमादे वहां है और वहां आक्रमण होता है तो वो रानी उमादे को अपने गिरफ्त में लेके और कोई भी कार्य मेरे से करवा सकता है।
तो राव मालदेव तुरंत प्रभाव से बैठक लेता है और बैठक लेकर वो चाहता है कि मैं बहुत प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक और बाइज्जत मेरी रानी को मैं वापस दुर्ग में बुला लूं, जिससे कि वहां पर कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। साथियों, इस काम की जिम्मेदारी वो सौंपता है अपने भतीजे ईश्वरदास को। जी हाँ, उसके भतीजे थे ईश्वरदास। ईश्वरदास को बुलाता है, ईश्वरदास इधर आइयो भाई, तू भैया कैसे भी जाके तेरी चाची को मारवाड़ ले आ मेरे भाई, तो अपनी इज्जत बच जानी है, अब ये काम कैसे भी कर दूं। ईश्वरदास जी कहते हैं कि महाराज ठीक है, मैं चले जाता हूँ, पर अकेला जाऊंगा, थक जाऊंगा, परेशान हो जाऊंगा, बोर हो जाऊंगा, तो मेरे साथ में मैं आशा बारट जी को भी ले जाता हूँ। आशा बारट जो कि उस समय राव मालदेव का दरबारी कवि भी था, इतिहासकार था। आशा बारट तो बहुत अच्छे पद लिखता था। आशा बारट जी को भी साथ ले जाता है और आशा बारट जी और ईश्वरदास जी दोनों तारागढ़ दुर्ग में आ जाते हैं। ईश्वरदास जी तो थे, वो रानी उमादे से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं और सब दोनों के बीच में वार्तालाप होना शुरू होती है। ईश्वरदास जो राव मालदेव का संदेश था वो संदेश पहुंचा देता है किसके पास में, रानी उमादे के पास। रानी उमादे को निवेदन कर देता है कि कैसे भी करके आपको मारवाड़ चलना होगा, जिससे कि हम शेरशाह सूरी के चंगुल में फंस ना पाए। इतना भावुक संदेश सुन के और राष्ट्र प्रथम की भावना को ध्यान में रखते हुए रानी उमादे ने अपने कलेजे पर भारी पत्थर रख के कि यार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्या करें देश के स्वाभिमान के लिए, अपने स्वाभिमान से पहले देश का स्वाभिमान है। तो साहब रानी उमादे तैयार हुई और पैकिंग कर रखे और मारवाड़ की ओर निकलने लगी। रानी उमादे थी, उमादे की सखियां थी और उन्हीं के साथ साथ चल रहे थे ईश्वरदास जी और आशा बारट। 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 कोस, 20 कोस चले थे कि तभी अचानक से आशा बारट जी को पता नहीं क्या सूझा कि आशा बारट जी गुनगुनाने लगे अचानक से, कुछ पद, कुछ छंद, कुछ दोहा। आशा बारट जी गुनगुनाने लगे कि, और वो गुनगुनाहट इतनी खतरनाक कि उन्होंने इस इतिहास की इस घटना को ही बदल के रख दिया। देखिएगा क्या गुनगुनाए वो। ईश्वरदास जी को सुनाते हुए आशा बारट कहते हैं कि पीव रखे तो मान तज, पीव रखे तो मान तज और मान रखे तज पीव, 2-2 गंदई ना बंधई, एक ही खूंटे ठाण। मतलब मान रखे तो पीव तज कि हे रानी, संकेतार्थ तक में कहता है कि रानी तुम मान को रखना चाहती है, स्वाभिमान को रखना चाहती है, तो तुझे पीव यानी पियाजी मतलब राव मालदेव को त्यागना पड़ेगा भाई। और पीव रखे तजमान, और अगर तू पियाजी को चाहती है, तू अपने शौहर को चाहती है, राव मालदेव को अपनाना चाहती है, तो फिर मान और स्वाभिमान को तो भूल जा। जैसे एक ही खंबे ना बंधही, जैसे जिस प्रकार से एक खंबे और एक ठाण पर 2-2 गज, 2-2 गंदई, 2-2 हाथियों को नहीं बांधा जा सकता, उसी प्रकार से स्वाभिमान और पति ये दोनों बोले तू एक साथ नहीं रख सकती। इस दोहे, इस बात को सुनकर रानी उमादे का स्वाभिमानी जो व्यक्तित्व था वो एक बार फिर से ऊपर उठ चुका और रानी उमादे को लगा कि मैं जो निर्णय ले रही थी वो बहुत गलत निर्णय था। और साथियों, रानी उमादे तुरंत प्रभाव से वहीं उसी स्थान से वापस तारागढ़ की ओर चलने लगी। तारागढ़ की ओर चलने लगी तो किसी न किसी प्रकार से ईश्वरदास ने आग्रह करके उन्हें कहा कि यदि आप मारवाड़ नहीं चलना चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं, परंतु कृपया करके आप यहां इस अजमेर में ना जाएं, ये सेफ नहीं है। रानी उमादे सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं, और रानी उमादे वहां से, रानी उमादे जो है वहां से आपके कोषाणा चले जाती है। कहां चले जाती है? कोषाणा। कोषाणा नागौर में पड़ता है। कुछ दिन वो कोषाणा रहती है, कोषाणा में अपना जीवन बिताती है। कोषाणा में से वो चाहती है कि यहां पर भी जब उनको सब चीजें, परिस्थितियां ठीक नहीं लगी, तो यहां से वो गुंदेज चले जाती है। कहां चले जाती है? गुंदेज। गुंदेज पड़ता है पाली में, और कुछ दिन वो गुंदेज में बिताती है। जब गुंदेज में भी सब कुछ ठीक नहीं था तो आखिर में जो आपकी रानी उमादे है वो एक पुत्र
दत्तक पुत्र वो बनाती है राम नाम से। तो राम नाम का जो दत्तक पुत्र बनाया उसके साथ वो चले जाती है केलवा, और आखिरी जो जीवन उन्होंने बताया वो बिताया केलवा में। ये केलवा जो जागीर है ये मेवाड़ के अधीन पड़ती है, और ये कहां पड़ती है? राजसमंद में। जो केलवा जागीर है साथियों, ये कहां पड़ती है? आपके मेवाड़ रियासत में। और मेवाड़ रियासत का और आपकी रानी उमादे का गहरा संबंध था, क्योंकि रानी उमादे की जो बहन थी वो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के यहाँ ब्याई थी। तो उदय सिंह एक तरीके से इनके जीजाश्री लगे, तो उन्होंने इनको केलवा की जागीर दे दी और केलवा में इनको आश्रय दे दिया। कुल मिलाकर इन्होंने अपना जो अंतिम जीवन है वो कहाँ बिताया? केलवा में बिताया। मित्रों, मतलब जीवन का आखिरी पल आ गया। उधर 1544 में जो शेरशाह सूरी था वो अजमेर पर आक्रमण करने वाला था, पर उसने अपनी योजना बदली, और शेरशाह सूरी और राव मालदेव इन दोनों के मध्य जो मुकाबला हुआ, गिरी या सुमेल के युद्ध के नाम से जो जाना जाता है, जो जगह वर्तमान में पाली में पड़ती है, वहां युद्ध दोनों सेनाएं वहां पर डटकर खड़ी हुई। परंतु राव मालदेव को लगा कि मेरा सेनापतियों द्वारा मेरे साथ धोखा किया जा सकता है। इस भय से राव मालदेव उस युद्ध के मैदान से भाग गए, और उस युद्ध में एक तरफा विजयश्री मिली थी शेरशाह सूरी को। साथियों, इस प्रकार से शेरशाह सूरी से उस युद्ध में एक तरफा पराजय हासिल कर राव मालदेव ने उसके बाद इधर उधर भागते हुए जिंदगी अपनी व्यतीत की। मित्रों, राव मालदेव आखिर में एक दिन सूचना मिलती है रानी उमादे को 1562 ईस्वी में कि राव मालदेव जी नहीं रहे। अब यहाँ फिर से परीक्षा होती है उनके स्वाभिमान की। साथियों, रानी उमादे को पता लगता है कि राव मालदेव जिंदा नहीं रहे, राव मालदेव जब इस दुनिया में नहीं है। इस सूचना को सुन के और रानी उमादे तुरंत दौड़ी दौड़ी चली जाती है मारवाड़, और मारवाड़ में जाकर जो राव मालदेव जी है उनकी चिता के साथ उन्होंने सती होने का निर्णय लिया, और देखते ही देखते वो राव मालदेव जी की चिता पर उनकी पगड़ी के साथ में सती हो गई। इतिहास में मित्रों, जब पगड़ी के साथ में सती हुई जाती है महिला तो वो अनुमरण कहलाता है, और वो ऐसा कार्य जो किया है उन्होंने वो थी आपकी रानी उमादे। मित्रों, इस प्रकार से एक महिला ने अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आजीवन अपने पति से रूठ कर रही, जो इतिहास में रूठने के कारण रूठी रानी कहलाई।